Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. And now let's start with our session. And आज के सेशन में हम certain landmark cases of law of torts को डिस्कस करेंगे. जैसे हमने लास्ट सेशन में डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, वाइकेरियस लाइबिलिटी इन टॉपिक्स के ऊपर लैंडमार्क केसेस को देखा था. ऐसे ही हम अपने आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैंडमार्क केसेस फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, प्राइवेट डिफेंस, एक्ट ऑफ गॉड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड नेसेसिटी. कुछ जनरल डिफेंसेस अप्लाई होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केसेस में भी, जहां पे आपके एंड पर हो सकता है कि रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ हो, बट आपको वहां पर लायबल नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस. तो आज हम इन जनरल डिफेंसेस के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम उनके केसेस भी देखेंगे. एंड साथ में आज हम नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर दो टॉपिक्स को देखेंगे विच इज अबाउट द वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट. लास्ट वाले सेशन में हमने वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था. आज हम वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड भी एक लैंडमार्क केस देखेंगे. अलॉन्ग विद दिस विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रूल ऑफ राइलेंस वर्सेस फ्लेचर, जिसको रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी कहा जाता है. तो वो केस क्या था, वहां से लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस हिसाब से डेवलप हुआ, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड थिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. एंड द फर्स्ट जनरल डिफेंस व्हिच वी हैव इज The first general defense which we have is the defense of VNFI. VNFI को कहा जाता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया एंड इसको इन शॉर्ट आप कंसेंट डिफेंस के फॉर्म में भी समझ सकते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक इंडिविजुअल ने कंसेंट दे दिया है, फिर उसके बाद अगर उस एक्टिविटी से उस पर्सन को कोई हार्म कॉज होता है तो वो कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम फाइल नहीं कर सकता. ठीक है. सो द लॉ सेज दैट टू अ कंसेंटिंग मैन नो हार्म इज कॉज्ड. बस यहां पर दो एसेंशियल्स होते हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए. नंबर वन, उस इंडिविजुअल के पास नॉलेज ऑफ रिस्क होनी चाहिए और उस इंडिविजुअल ने अपना कंसेंट दिया उस रिस्क के लिए. जैसे अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने गए, अब ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर हो सकता है बैट्समैन सिक्स मार दे. अब वो बॉल कोई टेनिस की बॉल तो होती नहीं है जो बड़ी हल्की हो, है ना. वो बॉल सीजन बॉल होती है. अब उस बॉल से आपको चोट भी लग सकती है. अब ऐसे ही अगर किसी बैट्समैन ने हिट किया और सिक्स आया और आपके सर पर आकर बॉल लग गई, आपको इंजरी कॉज हुई, क्या आप लाइबल कर सकते हो मैनेजमेंट को या बैट्समैन को? सो द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि उस एक्टिविटी में एक रिस्क थी एंड उस रिस्क के लिए आपने कंसेंट अपना दे दिया था एंड इसी चीज को हम VNFI कहते हैं. बट ये एक चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखना कि VNFI का डिफेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन रेस्क्यू केसेस. ठीक है. मान लो एक इंडिविजुअल कहीं पर डूब रहा है, आप उसको बचाने के लिए गए एंड वहां पर एक्चुअली जो स्विमिंग पूल का मैनेजमेंट था उनको एक लाइफ गार्ड रखना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं रखा या लाइफ गार्ड वहां पर ध्यान नहीं दे रहा था. अब वो एक डेंजरस एक्टिविटी है, तभी आप उसको रेस्क्यू करने जा रहे हो. अब उसमें अगर आपको कोई हार्म हो जाए, क्या मैनेजमेंट स्विमिंग पूल का लायबल होगा फॉर कॉम्पनसेशन? आंसर इज यस. क्योंकि रेस्क्यू केसेस क्योंकि इनहेरेंटली डेंजरस टाइप की चीजें होती हैं, बट क्योंकि वहां पर किसी को रेस्क्यू करने की बात आ जाती है, इस वजह से वहां पर डिफेंडेंट VNFI का डिफेंस नहीं ले सकता है. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस. सो द फर्स्ट केस व्हिच वी हैव इज द केस ऑफ पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका. अब इस केस में क्या हुआ, टू स्ट्रेंजर्स took lift in a jeep and suddenly one of the boards fixing the wheel of the jeep gave way and the jeep toppled. दो लोग थे, उन्होंने एक जीप में लिफ्ट ली. अब लिफ्ट लेके जैसे ही वो आगे बढ़े, भाई जीप का वो टायर का स्क्रू निकल गया और टायर बाहर चला गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर केस फाइल कर दिया टू गेट कॉम्पनसेशन, बट द कोर्ट हेल्ड दैट the driver or the master could not be held liable because the two strangers voluntarily got into the jeep and hence the principle of VNFI will be applicable. And secondly, it was a sheer accident. ये भी नहीं है कि वहां पर ड्राइवर नेग्लिजेंट हो, प्योरली ये चीज एक एक्सीडेंट के केस में फॉल करती है. एंड क्योंकि ये रिस्क ड्राइविंग में होती है और उसके बाद भी आपने कंसेंट देकर अगर आप गाड़ी में बैठे थे, तो फिर आप वहां पर मास्टर या ड्राइवर को लायबल नहीं कर सकते थे. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस. The next case under the VNFI is Haynes versus Harwood. अब यहां पर क्या हुआ, ये चीज आपकी रेस्क्यू केसेस से रिलेटेड है. ठीक है. वो जो अभी हमने एक एक्सेप्शन देखा था ना कि रेस्क्यू केसेस में आपको VNFI के डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है. यहां पे क्या हुआ, दैट द डिफेंडेंट लेफ्ट टू हॉर्स वैन अनअटेंडेड ऑन द स्ट्रीट. द हॉर्सेस वेंट berserk and started running on the streets. Now the plaintiff, who was police constable, saw imminent danger to women and children on the streets and he took the risk and managed to stop the horses and in the process he suffered injury. क्योंकि भाई अब वो हॉर्सेस एकदम अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे. अब जानवर है भाई, उसे थोड़ी ना पता है कि फुटपाथ पे नहीं जाना है.
वहां पे कुछ लोग खड़े थे, विमेन थी, बच्चे थे, उनको बचाने के लिए कांस्टेबल ने उन हॉर्सेस को रोकने की कोशिश की, इसमें उसको इंजरी कॉज हो गई। जब उस हॉर्स वैन के डिफेंडेंट के ऊपर या मैनेजमेंट के पर्सन के ऊपर जब केस फाइल किया तो उन्होंने कहा डिफेंस ऑफ वीएनएफआई कि भाई ऐसे आप जानवर को रोकने जाओगे, आपको इंजरी कॉज हो सकती है। बट द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट द डिफेंडेंट कुड नॉट बी अलाउड टू टेक द डिफेंस ऑफ वीएनएफआई। व्हाई? बिकॉज दिस वाज अ रेस्क्यू इंसिडेंट एंड रेस्क्यू केसेस में आप वीएनएफआई के डिफेंस का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। चलिए भाई, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस और द नेक्स्ट डिफेंस व्हिच यू हैव। And the next defense which you have is the defense of act of God, जिसको विस मेजर या फोर्सी मेजॉर भी कहा जाता है। ठीक है, मानो आपने अपने घर के पास एक वाटर टैंक बनवाया, अर्थक्वेक आया और वाटर टैंक गिर गया, बाजू वाले की प्रॉपर्टी में पानी चला गया। अब क्या आपने जानबूझ के उस वाटर टैंक को तोड़ा? क्या वाटर टैंक आपने नेग्लिजेंटली बनाया था? नहीं बनाया था। यहां पे जो भी एक्शन हुआ है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है। यहां पे जो भी इंजरी कॉज हुई है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुई है एंड देयरफॉर द डिफेंडेंट इज अलाउड टू टेक द बेनिफिट ऑफ डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। एंड इसका जो लैंडमार्क केस है हमारे पास, दैट्स द केस ऑफ निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। इस केस में क्या हुआ था दैट द डिफेंडेंट क्रिएटेड सम आर्टिफिशियल लेक्स ऑन हिज लैंड एंड देयर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल व्हिच वाज स्टेटेड टू बी हेवीएस्ट इन द ह्यूमन मेमोरी, कि ह्यूमन मेमोरी में इतनी इस तरीके से बारिश आज तक नहीं हुई थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वाटर ओवरफ्लोड एंड वॉश्ड अवे द नियरबाय ब्रिज ऑफ द प्लेंटिफ। अब जब प्लेंटिफ ने केस फाइल करा डिफेंडेंट के ऊपर टू गेट द कॉम्पनसेशन, द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल बिकॉज द लॉस अकर्ड ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड डिफेंस होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट डिफेंस व्हिच वी हैव इज नोन एज सेल्फ डिफेंस। अब इसके बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा, है ना, कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होने वाला है एंड वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज, कि हम कहीं पर जाकर कंप्लेंट कर पाए या किसी और तरीके से अपने आप को बचा पाए, तो लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंडिविजुअल वो ऐसे हर एक्शन को ले सकता है जो नेसेसरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इसी को हम रूल ऑफ या डिफेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस कहते हैं। बट हमेशा याद रखिए कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट या डिफेंड करने के लिए कर सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट दो बहुत बेसिक से एसेंशियल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस। नंबर वन, देयर वाज थ्रेट ऑफ इमिनेंट और इमीडिएट हार्म, कि आपके ऊपर तुरंत उसी वक्त कोई हार्म कॉज होने वाला था, आपके ऊपर तुरंत उस वक्त एक थ्रेट था कि आपके ऊपर इमीडिएट हार्म कॉज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को अगर किसी ने फोन करके धमकी दी कि मैं परसों तुम्हें देख लूंगा, अब आज मैं उससे लड़ाई करने के लिए नहीं जा सकता हूं और मैं बोलूं आई एम एक्सरसाइजिंग माय प्राइवेट डिफेंस, व्हाई इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड? क्योंकि कोई इमिनेंट हार्म नहीं है, कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट जो सेल्फ डिफेंस के रूल के लिए होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ और थ्रेट ऑफ इमिनेंट और इमीडिएट हार्म। एंड नंबर टू इज दैट द फोर्स व्हिच इज यूज्ड इन डिफेंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द थ्रेट, कि जिस नेचर या जिस एक्सटेंट तक का थ्रेट था उसी प्रोपोर्शन में आप फोर्स यूज कर सकते हो। एक बच्चा आपको हाथ से मारने आए, आप AK-47 निकाल लो, दिस इज नॉट प्राइवेट डिफेंस, है ना। तो जो फोर्स आप यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू रिपेल द थ्रेट, दैट फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू थ्रेट ओनली। एंड यही चीज प्राइमरली डिस्कस हुई हमारे नेक्स्ट लैंडमार्क केस में, विच वाज द केस ऑफ बर्ड वर्सेस होलब्रुक। यहां क्या हुआ, द डिफेंडेंट हैड पुट अप स्प्रिंग गन्स इन हिज गार्डन विदाउट फिक्सिंग एनी नोटिस। डिफेंडेंट ने स्प्रिंग गन लगा के रखी हुई थी अपने गार्डन में अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ट्रेसपास, एंड वहां पर कोई नोटिस नहीं लगाया था उन्होंने। And then subsequently, the trespasser was injured from the automatic discharge of the spring guns. Now, the court held that the plaintiff was entitled to recover the compensation as the force which was used was greater than the occasion demanded. कि उस नेचर का थ्रेट आपको ट्रेसपासर से था ही नहीं कि आप विदाउट नोटिस स्प्रिंग गन्स को वहां पर यूटिलाइज कर पाओ। तो हमेशा जब भी आप सेल्फ डिफेंस को यूज करते हो, सेल्फ डिफेंस के केस में हमेशा आपकी जो फोर्स यूज हो रही है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट व्हिच इज प्रेजेंट ओवर यू। ठीक है, चलिए भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफेंस। अगला डिफेंस जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एप्लीकेबल होता है, इसको नेसेसिटी कहते हैं। नेसेसिटी का डिफेंस क्या है, यहां पर आप इंटेंशनली एक टॉर्ट कमिट करोगे, आप इंटेंशनली किसी की प्रॉपर्टी पे हो सकता है ट्रेसपास कमिट करो, आप इंटेंशनली हो सकता है कि किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करो, बट वाई यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म। तो जब एक ग्रेटर हार्म रोकने के लिए एक इंडिविजुअल कोई स्मॉलर हार्म कॉज करता है,
then that is considered as justified under the defense of necessity, and this is primarily used in cases of intentional torts. And यही चीज हुई हमारे अगले लैंडमार्क केस में, which was the case of Cope versus Sharp, wherein the defendant entered the plaintiff's land to prevent the spread of fire to the adjoining land. किसी एक जमीन में आग लग गई, वो आग आगे की प्रॉपर्टीज पे स्प्रेड ना हो पाए, इसके लिए डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया, एंड जब उस प्लेंटिफ को ट्रेसपास के लिए केस उसके ऊपर फाइल हुआ, वहां पे उसने यूज किया डिफेंस ऑफ नेसेसिटी को. And the court said that since the defendant's act were considered to be reasonably necessary, he was not held liable for trespass. क्योंकि एक intentionally harm तो cause हुआ है, but that harm is being caused in order to avoid a greater harm. इसी को हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं. चलिए भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट केस जो हमारे सामने है वो है डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. अब सिंपल सी चीज क्या है कि अगर स्टेट ने लॉ बनाकर किसी एक्टिविटी को ऑथराइज किया गया है, ठीक है, स्टेट ने लॉ बनाकर अगर किसी एक्टिविटी को ऑथराइज कराया है, तो इस तरीके की एक्टिविटी के अगेंस्ट आप कोई क्लेम फाइल नहीं कर सकते हो. जैसे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में, है ना. स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंडर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही है, स्मार्ट पार्किंग्स बन रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इन सब चीजों से लोगों को इनकन्वीनियंस भी बहुत हो रही है, लोगों को न्यूसेंस भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब आसपास ही अगर मेट्रो का ट्रैक बन रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन की नॉइज है, कंस्ट्रक्शन का डिस्टर्बेंस है ऑन रोड एंड इन द विसिनिटी एज वेल. बट क्या आप इस चीज के लिए केस फाइल कर सकते हो स्टेट के ऊपर? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर ऑथराइज किया गया है. सो देयर कैन बी नो क्लेम अगेंस्ट एक्ट्स ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूट. बट ये भी चीज कोर्ट्स ने आगे के टाइम पे क्लियर करी कि नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द स्टेट are not something which is covered under the statute of or under the defense of statutory authority. कि अगर कोई एक्ट स्टैट्यूट या लॉ ऑथराइज कर रहा है, बट अगर स्टेट अपने उस एक्ट को परफॉर्म करने में नेग्लिजेंट है, तब फिर वहां पर इस डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड यही चीज प्राइमरली डिस्कस हुई हमारे नेक्स्ट केस में, विच वॉज द केस ऑफ स्मिथ वर्सेस लंडन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन in the year of 1870. So herein the court said that if the act is authorized by the statute and the act is done in a negligent manner, then the action would still lie. So यहाँ पे हुआ क्या कि the servant of the railway company negligently left trimmings of grass and hedges near railway lines and the sparks from the engine set fire to the nearby material. ट्रैक के पास ही उन्होंने वो सारी की सारी चीजों के hedges के और ग्रास की ट्रिमिंग्स जो बच गई थी वो वहां पर साइड में रख दी. अब जब रेलवे इंजन निकला या रेलवे या ट्रेन वहां से निकली तो स्पार्क्स जनरेट हुए, और स्पार्क्स जनरेट हुए तो आसपास की प्रॉपर्टी पे वो स्पार्क्स स्प्रेड होते होते आग लग गई, क्योंकि वो ट्रिमिंग्स भी वहीं पड़ी हुई थी. अब ये एक्ट नेग्लिजेंट था उनके पार्ट पर, एंड देयरफॉर दे वर नॉट अलाउड टू टेक द डिफेंस ऑफ और बेनिफिट ऑफ the defense of statutory authority. So under this case the company was held liable, railway company was held liable because because there was negligence on their part. ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं. अगली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट. तो हमने लास्ट वाले सेशन में, लैंडमार्क केसेस के सेशन में, हमने ये समझा था कि जनरली एन इंडिविजुअल इज हेल्ड लाइबल ओनली फॉर द रॉन्गफुल एक्शंस ऑन देयर पार्ट. कि मैंने अगर कोई रॉन्ग कमिट किया है, आप मुझे मेरे रॉन्ग के लिए पनिश करोगे, मेरे ऊपर एक्शन लोगे, बट क्या मैं किसी और के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए भी लाइबल हो सकता हूं? सो द आंसर वाज यस, एंड इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते थे. बट सवाल यह भी आता था, या यह भी आ सकता है, कि क्या सरकार को उसके एम्प्लॉइज के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल किया जा सकता है? दैट इज, कैन स्टेट बी मेड लाइबल और वाइकेरियसली लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉइज और इट्स एम्प्लॉइज? सो द आंसर इज यस. The state can be held liable for the wrongful acts of the employees, but इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेट के एक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, या स्टेट के फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. One thing is known as sovereign functions of the state and the other one is known as non-sovereign functions of the state. Sovereign functions मतलब वो एक्टिविटी जो स्टेट के अलावा कोई नहीं कर सकता. That is, only the state is authorized to perform that act to the exclusion of all others. ऐसी चीजों को हम सॉवरेन फंक्शंस कहते हैं. जैसे मिलिट्री का मूवमेंट आप कर सकते हो क्या? नेवी का मूवमेंट आप कर सकते हो क्या? अब मिलिट्री की रेजिमेंट का मूवमेंट हो रहा है, वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब ये एक सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म हो रहा था स्टेट का, देयरफॉर द स्टेट विल नॉट बी हेल्ड लायबल. बट ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन सॉवरेन फंक्शंस की बात करें,
मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो स्टेट तो परफॉर्म कर ही सकता है, बट स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी वो चीज कर सकते हैं, उन्हें हम नॉन सॉवरेन फंक्शंस कहते हैं। जैसे अगर मैं स्कूल चला सकता हूं तो स्टेट भी स्कूल चला सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्टेट ही स्कूल चला सकता है। अगर स्टेट हॉस्पिटल रन कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, मैं एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल भी हॉस्पिटल चला सकता हूं। तो ये क्या हो गया, नॉन सॉवरेन फंक्शन हो गया। और यहां पर अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया है तो नॉन सॉवरेन फंक्शंस के लिए आप स्टेट को वाइकेरियसली लायबल कर सकते हो। एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज हेल्ड इन द केस ऑफ पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन 1861, wherein the court made it clear that if the act done is in the exercise of the sovereign power of the state, then the state cannot be sued. But if the act was a non-sovereign function, then the state can be sued. तो हमेशा याद रखो कि अगर वो स्टेट का नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो नॉन सॉवरेन फंक्शन के केस में तो स्टेट लायबल हो जाएगा, बट अगर वो फंक्शन स्टेट का सॉवरेन फंक्शन है देन द स्टेट कैन नॉट बी मेड लायबल। ठीक है भाई, आई होप वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज नोन एज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विच वॉज इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। अब पहले राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के फैक्ट्स को समझो। प्राइमरी क्वेश्चन यहां पर क्या था, प्राइमरी क्वेश्चन ये था कि अगर डिफेंडेंट के एंड पर कोई नेग्लिजेंस नहीं है तब भी क्या हम उसको लायबल कर सकते हैं। तो यहां था क्या कि डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉपर्टी पे एक ओवरहेड वाटर टैंक बनाया एंड जो नियर बाय प्लेंटिफ था, जो उसका नेबर था, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ माइन शाफ्ट्स थे। अब डिफेंडेंट ने ये ओवरहेड वाटर टैंक किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया था, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि एक दिन ये वाटर टैंक टूटा, इसमें से पानी निकला और बाजू में जो नेबर की प्रॉपर्टी थी उसमें ये पूरा का पूरा पानी भर गया और उसके माइन शाफ्ट्स ब्लॉक हो गए और उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि क्या यहां पर डिफेंडेंट को लायबल कर सकते हैं, क्योंकि उसके एंड पे इस वाटर टैंक के क्रिएशन में, कंस्ट्रक्शन में कोई नेग्लिजेंस नहीं था। तो जब ये मैटर कोर्ट के पास पहुंचा, राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में कोर्ट ने क्या कहा, दैट अ पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पसेस brings on his land and collects and keeps there anything which is likely to mischief if it escapes must keep it at his own peril, and if he does not, he is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape। मतलब कोर्ट ने कुल मिला के ये कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी डेंजरस सब्सटेंस को अपनी प्रॉपर्टी पे लेकर आता है एंड वो डेंजरस सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी से एस्केप करता है जिससे लोगों को डैमेज कॉज हो रहा है, तो ये डेंजरस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी पर लेकर आना या आप अपनी पेरिल, अपनी रिस्क पे करते हो, एंड इसके बाद अगर एस्केप होने से कुछ डैमेज कॉज हुआ तो भले ही आप नेग्लिजेंट ना हो, यू कैन स्टिल बी मेड लायबल। एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं, जहां पे प्राइमरली कोर्ट ने 4 एसेंशियल्स आइडेंटिफाई करे। नंबर 1, देयर हैज टू बी अ डेंजरस सब्सटेंस। डेंजरस सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिससे किसी को हार्म कॉज हो सकता है। तो देखो, पानी प्राइमरली अपने आप में डेंजरस नहीं है, बट जब थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स आपने वाटर स्टोर करके रखा हो, है ना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीटर आपने वाटर जब स्टोर करके रखा हो तो वो एक डेंजरस सब्सटेंस बन जाता है। तो डेंजरस सब्सटेंस आप प्रॉपर्टी पे लेकर आए जिससे आपकी प्रॉपर्टी का यूज नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड बन चुका है। नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड का मतलब क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी के यूज को हम नॉन नेचुरल तब कहते हैं जब उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूसेज की वजह से आसपास के लोगों को ज्यादा डेंजर अब फेस करना पड़े। जैसे अगर आप कहीं पर केमिकल फैक्ट्री बनाओगे तो आसपास के लोगों के लिए डेंजर बढ़ जाएगा ना। कहीं पर आप अगर किसी तरीके के रेडियो एक्टिविटी की फैक्ट्री बनाओगे जहां पर आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हो तो आसपास के लोगों के लिए डेंजर इंक्रीज हो जाएगा। दैट रिजल्ट्स इनटू अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। एंड उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी से डेंजरस सब्सटेंस का एस्केप हुआ एंड सब्सिक्वेंटली किसी को डैमेज हुआ, then you are strictly liable to pay compensation for that। भले ही आपके एंड पे नेग्लिजेंस ना हो, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ डिफेंसेस भी अप्लाई करते हैं। जैसे एक्ट ऑफ गॉड है तो फिर डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, प्लेंटिव इज द रॉन्ग डूअर है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इसी के जैसा बाद में एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसे हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहते हैं, जहां पे एक इंडिविजुअल इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में अगर एंगेज्ड है तो फिर वो एब्सोल्युटली लायबल है फॉर एवरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एस्केप ऑफ द डेंजरस मटेरियल।
बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, आई होप ये सारे केसेस, ये सारे डिफेंसेस हमें क्लियर हो चुके होंगे, है ना। बाकी इसके बाद आपको किन चीजों के लैंडमार्क केसेस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्मेट में क्विक रिवीजन के लिए चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो, एंड आई सी यू सून।